हाय फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल जीएस एनसीईआरटी स्टडी सेंटर चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज लेके आए हैं समान अध्ययन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। और ये राष्ट्रीय आय की जो हम बारे में पढ़ेंगे वो हमारे लिए एसएससी के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ DSSB, KVS, NVS, EMRS, BPSC, TRE4 में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय की गणना। हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। इसमें हम शुरू करें राष्ट्रीय आय। जब हम राष्ट्रीय आय को समझते हैं तो राष्ट्रीय आय को समझने के लिए हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना होगा। जैसे वस्तुओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद निवेश के बारे में, फिर मूल्यह्रास क्या होता है, NFIA क्या होता है, घरेलू सीमा, वित्तीय वर्ष, स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य, ठीक है, प्रचलित मूल्य और कारक मूल्य और बाजार मूल्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने के लिए इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या है, वस्तुओं के प्रकार। हम शुरू करते हैं कि वस्तुओं के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, वस्तुओं के प्रकार के बारे में हमें पढ़ना है। तो वस्तुओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, वस्तुओं के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, वस्तुओं के 4 प्रकार होते हैं। पहली वस्तु क्या होती है, अंतिम वस्तु। दूसरी मध्यवर्ती वस्तु। तीसरी उपभोग वस्तुएं। चौथी पूंजीगत वस्तुएं। यानी कि वस्तुओं के प्रकार 4 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। पहली अंतिम वस्तुएं होती है, दूसरी मध्यवर्ती वस्तु होती है, तीसरी उपभोग की वस्तु होती है और चौथी पूंजीगत वस्तु होती है, ठीक है। अब बढ़ेंगे कि अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। अंतिम वस्तु किसे कहते हैं कि वे वस्तुएं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया हो। यानी कि जब कोई वस्तु उत्पादित की जाती है, जैसे हमारे हाथ में मोबाइल आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, वो अंतिम वस्तु कहलाती है। जब वो कंपनी में बनती रहती है तो वो अंतिम वस्तु नहीं कहलाएगी। जब उपभोक्ता के पास कोई चीज़ आ जाती है, उसका उपयोग करता है, तो वो क्या कहलाती है, अंतिम वस्तु कहलाती है। तो वहीं कह रहा है कि वे वस्तुएं जिन्होंने उत्पादन की सभी सीमा को पार कर लिया हो। अर्थात अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग में लाए जाने के लिए तैयार होती है, ठीक। तो उसको हम क्या कहेंगे, अंतिम वस्तु कहते हैं। अंतिम उपयोगकर्ता का मतलब क्या होता है कि जो अंतिम उपयोगकर्ता होता है उसको मतलब, तो अंतिम उपयोगकर्ता 2 होते हैं। अंतिम उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं, तो अंतिम उपयोगकर्ता पूछेगा तो अंतिम उपयोगकर्ता 2 होते हैं। कितने होते हैं अंतिम उपयोगकर्ता, 2 होते हैं। एक क्या होता है, एक उपभोक्ता होता है और दूसरा उत्पादक होता है। तो ये अंतिम उपयोगकर्ता 2 होते हैं। उपभोक्ता कौन होता है, जैसे ब्रेड, मक्खन, तो खर्च का उपभोग पर व्यय करेगा, तो आप व्यय करोगे तो वो उपभोक्ता आ जाएगा, ठीक है। जब हम कोई चीज़ को खाने हैं, जैसे ब्रेड खाना हो, ठीक है, जैसे बिस्कुट खाना हो, तो हम उपभोक्ता हो जाते हैं। उत्पादक कौन होता है, जो चीज़ों को उत्पादन करता है। तो अंतिम प्रयोगकर्ता कितने होते हैं, तो अंतिम प्रयोगकर्ता 2 होते हैं। उत्पादक जैसे ट्रैक्टर हो गया, मशीन हो गया, और इसमें खर्च जो किया जाता है तो वो निवेश व्यय किया जाता है। और खर्च जो किया जाता है तो उपभोग व्यय कहता है। और जो उत्पादक के लिए खर्च किया जाता है, यानी उत्पादन करने के लिए जो खर्च किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, निवेश व्यय कहा जाता है। और जो उपभोग करने के लिए खर्च किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, उपभोग व्यय कहेंगे। तो अभी हमने देखा कि अंतिम उपयोगकर्ता कौन होते हैं, तो 2 होते हैं। तो अंतिम उपयोगकर्ता, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है। अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं क्या कहलाती हैं, वे वस्तुएं जिनका उपयोग अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है, उसे अंतिम उपभोक्ता वस्तु कहा जाता है। जैसे मक्खन, फ्रिज, कूलर, ठीक है, टीवी जो भी है, तो ये क्या होती हैं, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। उपभोक्ता द्वारा इन वस्तुओं पर किए गए व्यय को क्या कहा जाता है, तो उपभोग व्यय कहा जाता है। यानी कि उपभोक्ता द्वारा जिन वस्तुओं को उपभोग करने के लिए व्यय किया जाता है तो वो उपभोग व्यय कहलाता है। अंतिम उत्पादक वस्तुएं क्या कहलाती हैं, तो अंतिम उत्पादक वस्तुएं वे अंतिम वस्तुएं जिनका उपयोग उत्पादनकर्ता के द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में अस्थायी पूंजीगत वस्तुओं के रूप में किया जाता है, उन्हें अंतिम उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। यानी अंतिम उत्पादक वस्तुएं कौन सी कहलाती हैं, तो वे अंतिम वस्तुएं जिनका उपयोग उत्पादनकर्ता के द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में अस्थायी पूंजीगत वस्तु के रूप में किया जाता है, ठीक है। अस्थायीगत, जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हो, जैसे ट्रैक्टर खरीद रहे हो, कोई फैक्ट्री या बिस्कुट बनाने की मशीन खरीद रहे हो, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे मशीन हो गई, ट्रैक्टर हो गई, ये सब चीज़ें अंतिम उत्पादक वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। जिसके उत्पादन के द्वारा इन वस्तुओं पर किया गया जाने वाला व्यय क्या कहलाता है, तो निवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निवेश व्यय कहा जाता है। यानी निवेश किया जाता है जब हम कोई चीज़, जैसे अभी गांव में हम देखते हैं कि थ्रेसर है, जो गेहूं दावने का काम करता है, तो वो थ्रेसर खरीद के वो क्या करेगा, उसमें निवेश करेगा और फिर उससे पैसा कमाएगा। तो वो उत्पादक वस्तु, यानी किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए जब कोई चीज़ खरीदा जाता है तो उसको अंतिम उत्पादक वस्तु कहा जाता है, ठीक है। तो इसको में जो निवेश किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको निवेश व्यय कहते हैं, ठीक है। अब अगला है मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या कहलाती हैं, वे वस्तुएं होती हैं जिन्होंने अभी उत्पादन की अंतिम सीमा रेखा को पार नहीं किया है। यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जो अभी क्या की हैं कि जब ये प्रोसेस शुरू होता है उत्पादन का तो वो अंतिम सीमा तक वो नहीं पहुंची। यानी कि यहाँ शुरू किया गया और अभी वो यहाँ पे है, बीच में है और वो अभी अंतिम सीमा पर नहीं पहुंची, तो वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं।
ठीक है, अर्थात इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होना शेष है। ठीक है, अभी यहाँ तक है, जैसे यहाँ चीज़ आ गई, यहाँ गेहूँ आ गया, चीनी आ गया, ये सब इसको देख दिया और बिस्कुट बनाया जा रहा है। अभी यहाँ पे इसका प्रोसेस चल रहा है, इसका मजदूर है, काम करे, सब सारी चीज़ों को बना रहे हैं। जब तक यहाँ पे आएगा तो इसका अंतिम दाम यहाँ पे निकल गया। तो वही कह रहा है कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती हैं जो अभी अंतिम सीमा रेखा को पार नहीं किया है और उनके मूल्य में वृद्धि होना अभी शेष है। तो इस प्रकार की वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। इस कारण ये वस्तुएं अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग में लाए जाने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी कि मध्यवर्ती वस्तुओं के 3 पॉइंट निकलेंगे। क्या क्या? पहला पॉइंट निकलेगा कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो अभी अंतिम सीमा रेखा को पार नहीं की है। ठीक, पहला हो गया। दूसरा, मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती हैं जिनके मूल्य में अभी वृद्धि होना बाकी है। ठीक। तीसरा, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग में लाए जाने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो ये मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं किसे कहा जाता है? तो उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। ठीक है, यानी उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता को किस रूप में संतुष्ट करती हैं? तो प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? तो उपभोक्ता वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। पहली उपभोक्ता वस्तु क्या कहलाती है? पहली उपभोक्ता वस्तु टिकाऊ वस्तु कहलाती है। ठीक है, टिकाऊ वस्तु का मतलब। दूसरी उपभोक्ता वस्तु क्या कहलाती है? अर्ध टिकाऊ कहलाती है। और तीसरी उपभोक्ता वस्तु क्या कहलाती है? गैर टिकाऊ कहलाती है। टिकाऊ वस्तु कौन कौन सी है? समय कई वर्षों तक उपभोग में लाया जाने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है। यानी हम एक बार किसी वस्तु को खरीद लेते हैं और कई वर्षों तक उसका प्रयोग करते हैं तो वह वस्तु टिकाऊ वस्तु कहलाती है। यह वस्तु जो होती है वो बहुत महंगा होती है। ठीक है, टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं? महंगा होती हैं। टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं? महंगा होती हैं। ठीक। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष से अधिक, यानी कि अर्ध टिकाऊ वस्तुएं किसके अंतर्गत? ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष तक प्रयोग में लाया जाता है, उसे अर्ध टिकाऊ वस्तुएं करती हैं। जैसे कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं आदि। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती हैं? अर्ध टिकाऊ। और गैर टिकाऊ अंतर्गत की वस्तुएं क्यों आती हैं? एकल उपयोग वस्तुएं। ठीक है, जिसका उपयोग हम केवल एक बार करने के लिए करते हैं। तो जैसे ब्लेड हो गया, ब्लेड का उपयोग एक बार लाए, दाढ़ी बना के फेंक दी, तो वो क्या है? एक गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं। ठीक है, तो ये वस्तुएं जिनका उपयोग उपभोक्ता द्वारा खरीदने के वक्त कर लिया जाता है, मुख्य रूप से खाद्य वस्तु यानी खाने पीने की चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे बिस्कुट हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये सब चीज़ें हम, तो ये गैर टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत आती है। एक बार हमने उसको यूज किया और उसको हम खा के खत्म कर दिए, तो ये गैर टिकाऊ वस्तुएं आती हैं। अब बात करेंगे, चौथा पॉइंट है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं किसे कहा जाता है? पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन के द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में अस्थायी परिसंपत्ति के रूप में किया जाता है। पूंजीगत वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन के द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में अस्थायी परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्पादन के दौरान इन भौतिक पूंजीगत वस्तुओं में टूट फूट एवं घिसावट होती रहती है और इस पर जो व्यय किया जाता है, मूल्यह्रास किया जाता है। यानी कि पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके उत्पादन के द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में अस्थायी परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग की जाती है। उत्पादन के दौरान इन भौतिक पूंजीगत वस्तुओं में टूट फूट होती है। जब हम कोई, वहीं हमने जिस बात किया ना कि जब हम कोई वस्तु खरीद के लाते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, मशीन हो गया, तो हम क्या करेंगे? तो इसको जब हम खरीद के लाते हैं तो उपयोग करते हैं इसका। जब हम उपयोग करेंगे तो इसका क्या होगा? नुकसान होता है, कई चीज़ें खराब होती हैं, तो इसका मूल्यह्रास होता है। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, इनमें मूल्यह्रास शामिल होता है। अब बात करेंगे निवेश के बारे में। ठीक है, निवेश क्या कहलाता है? निवेश जब हम किसी चीज़ में निवेश करते हैं, ठीक है, जब कोई वस्तु खरीदते हैं या बिजनेस करने के लिए हम निवेश करते हैं तो वो निवेश कहलाता है। निवेश वह खर्च होता है जिससे किसी वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन होता है, निवेश कहलाता है। ठीक है, जब हम कोई पैसा कहीं निवेश करते हैं तो हमें वो सेवा उत्पादन होता है। जैसे हम होटल में जाते हैं तो पैसा निवेश करते हैं, हमें होटल मिल जाता है। कोई सामान खरीदना होता है तो हम निवेश करते हैं। तो जब हम कोई वह खर्च करते हैं जिससे किसी वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन होता है, वो निवेश कहलाता है। और निवेश के अंतर्गत सकल निवेश होता है और शुद्ध निवेश होता है। निवेश कितने प्रकार का होता है? सकल निवेश होता है और शुद्ध निवेश होता है। सकल निवेश क्या होता है? सकल निवेश भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें एक नवीन निवेश होता है और एक पहले से काम में लाई जा रही है। ठीक है, तो नवीन निवेश मशीन, नई इमारत, बांध बनाना, बिजली संयंत्र बनाना, ये सब क्या है? नया निवेश किया जाता है, नए निवेश में किया जाता है। ठीक है, और पहले से जो काम में लाई जा रही है उसको मरम्मत कराने के लिए जो निवेश किया जाता है। ठीक है, तो 2 तरह के सकल निवेश। सकल निवेश कितने तरह के होते हैं? 2 निवेश किए जाते हैं। एक सकल निवेश किया जाता है किसमें? कि जब नई चीज़ कोई बनाई जाती है। ठीक है, और एक सकल निवेश किसमें किया जाता है? जब कोई एक नई चीज़ पहले से बन रखी हो और उसका मरम्मत कार्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है, शुद्ध निवेश क्या कहलाता है? शुद्ध निवेश वह निवेश कहलाता है जिसमें हम सकल निवेश करते हैं। ठीक है, जिसमें हम निवेश करते हैं, जैसे हमने 50 लाख रुपए का निवेश कर दिया। ठीक है, कितने का निवेश कर दिया? हमने 50 लाख का निवेश कर दिया और उसमें से जो मरम्मत के लिए निवेश लगा, यानी 5 लाख रुपए हमें मरम्मत करने के लिए निवेश लगे, तो हमारा शुद्ध निवेश कितना हो गया? तो हमारा शुद्ध निवेश हो जाएगा 45 लाख रुपए। ठीक है, तो जब सकल निवेश में से हम मूल्य और मरम्मत के मूल्य निवेशवास को हम घटा देंगे तो वो हमारा शुद्ध निवेश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
अब पढ़ेंगे नीफा के बारे में। नीफा क्या होता है? नीफा नीफा का फुल नाम होता है नेट फैक्टर इनकम कन्फर्म एब्रोड। ठीक है, एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम कन्फर्म एब्रोड। विदेशों से अर्जित, इसमें क्या होता है? विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय। किस क्या कहते हैं इसे? विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय। देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय में से विदेशियों द्वारा देश में अर्जित शुद्ध कारक आय को घटाकर नीफा को प्राप्त किया जाता है। यानी NFIO को कैसे प्राप्त किया जाता है? नेट फैक्टर इनकम कन्फर्म को तो विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय, जब देशवासियों द्वारा यानी कि हमारे देश का कोई नागरिक है वो विदेश में जॉब कर रहा है तो विदेश में जो उसका इनकम है उसका इनकम जोड़ा जाता है, और यहाँ से और भारत में जो विदेशी हैं जो वो इनकम पा रहे हैं तो इन दोनों में से अंतर करके जो शुद्ध आय प्राप्त होती है वो घटाकर NFIA को प्राप्त किया जाता है, यानी नेट फैक्टर इनकम कन्फर्म एब्रोड प्राप्त किया जाता है। यानी विदेश में जो हमारे देश के नागरिक हैं जो कमा रहे हैं उनका इनकम और जो विदेशी हमारे देश में रहे उनका इनकम, दोनों को घटा के NFIA को प्राप्त किया जाता है। अब बात करेंगे घरेलू सीमा। घरेलू सीमा के अंतर्गत किसको शामिल किया गया? घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या क्या आता है? घरेलू सीमा के अंतर्गत स्थलीय सीमा आता है, भौगोलिक सीमा आता है। इसके अंतर्गत जो भी घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है तो वह हमारी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत इसकी गणना की जाती है। तो घरेलू सीमा आती है, समुद्री सीमा आती है। ठीक है, समुद्री सीमा जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा क्या है? भारत है। और इसके बाद हमने ये देखते हैं ये समुद्री मील है। ठीक है, क्या है? समुद्री मील है। और समुद्री मील कितने? 12 नॉटिकल मील तक। कितने? 12 नॉटिकल मील तक। यहाँ से 12 नॉटिकल, यहाँ से 12 नॉटिकल, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा। यानी कि हमारी जो एक जगह है यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक का जगह जो होता है वो हमारे अंतर्गत आता है, और यहाँ से हम राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आते हैं और यहाँ से हमारा जो इनकम होगा वो हमारा माना जाएगा। एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है? तो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। कितने किलोमीटर के? 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत कितने नॉटिकल मील के अंतर्गत समुद्री सीमा का क्षेत्र आता है? तो 12 नॉटिकल मील के समुद्री सीमा के अंतर्गत का क्षेत्र आता है। अब है स्वदेशी, जलयान एवं वायुयान भी इसके अंतर्गत आते हैं घरेलू सीमा में। राजदूत आते हैं, विदेशों में जो राजदूत हैं वो भी घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं। अंतरिक्ष जो है वो भी हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं। रक्षा जो है वो घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं, तो घरेलू सीमा के अंतर्गत हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करेंगे भारत के वित्तीय वर्ष के बारे में। ठीक है, वित्तीय वर्ष के बारे में जो गणना की जाती है। तो पहला पॉइंट होगा कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब माना जाता है? तो भारत का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक माना जाता है। कब? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक ये चलता है। ठीक है, भारत का वित्तीय वर्ष। तो ये दिया है यहाँ पे कि भारत का जो आधार वर्ष 2011-12 है। वर्तमान समय में भारत का जो आधार वर्ष क्या है वो क्या है? 2011-12 है। प्रचलित आधार वर्ष क्या कहलाता है? प्रचलित वर्ष क्या कहलाता है? जो वर्तमान समय में चल रहा है। ठीक है, वर्तमान समय में जो पीछे चल रहा था, जैसे अभी मेरे यहाँ 2025-26 का चला तो वो अग्रिम वर्ष में आएगा। अग्रिम वर्ष असेसमेंट है 2025-26, और प्रचलित वर्ष क्या है? तो 2024-25 चल रहा है। और भारत का जो 2011-12 है इसको बदलकर 2022-23 करने की प्रक्रिया चल रही है। क्या चल रही है? 2022-23 करने की प्रक्रिया चल रही है। और 2022-23 ये कब लागू होगा? तो ये लागू होगा 2026 में। कब लागू होगा? 2026 का जो बजट पेश होगा उसमें लागू होगा। तो वर्तमान समय में जो आधार वर्ष क्या है वो 2011-12 है। और कौन सा आधार वर्ष लाने का प्रयास किया जा रहा है? तो 2022-23 लाने का प्रयास किया जा रहा है। और कब लाया जाएगा? यह लाया जाएगा 2026 में। प्रचलित वर्ष क्या है? तो प्रचलित वर्ष जो है वह है 2024-25, और अग्रिम वर्ष क्या है? तो 2025-26 चल रहा है। ठीक है, जैसे आधार वर्ष किसे कहेंगे? आधार वर्ष वह आधार वर्ष होता है जिसका संबंध उस वित्तीय वर्ष से होता है जो सामान्य वर्ष होता है, जिसमें वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। जिनके मूल्यों में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है वह बराबर होता है। ठीक है, उसमें बदलाव नहीं किया। तो वर्तमान समय में आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। ठीक है, अभी लाने का प्रयास किसको किया जा रहा है? तो 2022-23 लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। प्रचलित वर्ष क्या कहलाता है? प्रचलित वर्ष वह इसका संबंध नवीनतम समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष से होता है। यानी कि जो अभी फिलहाल में नवीनतम समाप्त हुई है, जैसे 2024-25 क्या हुई है? समाप्त हो गई है। जो जिसके हमें आंकड़े पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं, जिसके आंकड़े हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाती है? प्रचलित वर्ष कहलाता है। जैसे अभी की बात करें तो 2024-25। और अग्रिम वर्ष क्या कहलाता है? जो अभी आने वाला है, जिसका हमें अभी पूरा आंकड़ा प्राप्त नहीं है, अग्रिम वर्ष कहलाती है। ठीक है, जैसे 2025-26। 2025-26 क्या हो जाएगी? अग्रिम वर्ष हो जाएगी। और प्रचलित वर्ष क्या हो जाएगी? 2024-25। और आधार वर्ष क्या होगा? तो जो एक संबंध जिससे होता है वह एक निश्चित निर्धारण किया जाता है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। ठीक है, अब बात करेंगे स्थिर मूल्य के बारे में। किस मूल्य के बारे में? स्थिर मूल्य के बारे में। स्थिर मूल्य क्या होता है? स्थिर मूल्य होता है वह आधार वर्ष के मूल्यों से तुलना की जाती है। स्थिर वर्ष की तुलना किससे की जाती है? तो आधार वर्ष के मूल्यों से तुलना की जाती है। स्थिर वर्ष क्या होता है? यह मूल्य जो आधार वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है। स्थिर मूल्य क्या कहलाती है? आधार मूल्य के आधार पर जिसका मूल्य निर्धारण किया जाता है वह स्थिर मूल्य कहलाती है। प्रचलित मूल्य क्या कहलाता है? प्रचलित मूल्य वह मूल्य होता है जिसका संबंध
करेंट प्राइस से होता है। ठीक है, किससे प्राइस से होता है? प्रचलित वर्ष के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से होता है। किसके मूल्य से होता है? तो स्थिर मूल्य किससे होता है? स्थिर मूल्य का संबंध कांस्टेंट प्राइस यानी कि आधार मूल्य से होता है। ठीक है, और प्रचलित मूल्य का निर्धारण किससे किया जाता है? तो प्रचलित मूल्य का निर्धारण प्रचलित वर्ष के अंदर वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य से होता है। ठीक है, अब यहाँ हम मूल्य की बात करेंगे कि मूल्य क्या होता है। ठीक है, मूल्य में हम पढ़ेंगे साधन लागत मूल्य के बारे में पढ़ेंगे और बाजार लागत मूल्य के बारे में पढ़ेंगे या बाजार मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अब समझेंगे कि साधन लागत मूल्य क्या होता है। तो जब कोई वस्तु साधन लागत मूल्य 100 रुपये की है, ठीक है, कितने रुपए की है? 100 रुपये की है। साधन लागत मूल्य कितने की है? 100 रुपये की है। तो इसमें एक है 80 रुपया है, ठीक है, 80 रुपया है और ये 20 रुपया है इसमें। ठीक है, तो ये जो 80 रुपया है ये बाजार मूल्य है और 20 रुपया में ये सहायकी मिल जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? साधन। यानी कि साधन लागत मूल्य जो होता है इसमें 100 रुपया का होता है, तो जब सामान है तो इसमें 80 रुपया ये कंपनी के द्वारा लगाया जाता है और 20 रुपया जो सरकार के द्वारा सहायकी के रूप में दी जाती है, तो ये साधन लागत मूल्य कहलाता है। ठीक है, बाजार जो मार्केट प्राइस क्या होता है? साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सहायकी, तो इसे बाजार मूल्य कहा जाता है। बाजार मूल्य किसे कहा जाएगा? बाजार मूल्य किसे कहा जाएगा? बाजार मूल्य वह मूल्य होता है, बाजार मूल्य में साधन लागत में अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा जाता है और सहायकी को इसमें से घटाया जाता है। तो एनटीटी क्या होता है? नेशनल नेट इनडायरेक्ट टैक्स और आईटी इनडायरेक्ट टैक्स और यह सहायकी होता है। सरकार खर्च सहायकी आय आईटी ने। साधन लागत मूल्य वह मूल्य होता है जिसमें वस्तुओं के उत्पादन में कंपनी के द्वारा खर्च की गई राशि एवं सरकार के द्वारा दी गई राशि को शामिल किया जाता है, उसे हम साधन लागत मूल्य कहते हैं। बाजार मूल्य क्या कहलाता है? कि वस्तु का बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिसमें साधन लागत के साथ लगाए गए अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है। साधन लागत के साथ लगाए गए अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है किंतु सहायकी को घटाया जाता है इसमें। इस प्रकार वस्तु के बाजार मूल्य में सहायकी को नहीं शामिल किया जाता है। क्या है कि सरकार के द्वारा दी गई सहायकी में वृद्धि होने पर वस्तु की कीमत में कमी होती है। अगर सरकार के द्वारा सहायकी दी जाती है यानी सब्सिडी जिसको बोलते हैं, अगर सरकार के द्वारा सहायकी अगर में दी गई जो ज़्यादा दी जाती है तो वस्तु के मूल्य में क्या होगी? कमी होगी। और सरकार के द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि वस्तु के मूल्य में वृद्धि करती है। ठीक है, जब मूल्य कर में टैक्स ज़्यादा होगा तो मूल्य में भी वृद्धि ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझते हैं साधन लागत मूल्य के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? साधन लागत मूल्य के बारे में, जिसको हम फैक्टर कास्ट कहते हैं। ठीक है, जब कोई साधन का उत्पादन किया जाता है तो अगर वस्तु का दाम 100 रुपया है तो इसमें 80 रुपया जो है वह किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा लगाया जाता है और 20 रुपया सब्सिडी किसके द्वारा दी जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसे हम साधन लागत मूल्य करेंगे और साधन लागत मूल्य में जितनी सब्सिडी ज़्यादा दी जाएगी उस मूल्य का दाम क्या होगा? कम होगा। ठीक है, उस बाजार मूल्य का दाम कम होगा। ठीक है, सरकार की सहायकी कितनी हो जाती है ये? ठीक, और बाजार मूल्य क्या कहलाएगा? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या कहलाता है? मार्केट प्राइस में से साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? इनकम टैक्स जोड़ा जाता है। यानी इनकम टैक्स जितना ज़्यादा होगा वस्तु का मूल्य उतना ही अधिक होगा। अगर सहायकी क्या कर दी जाती है? इसमें से घटा दी जाती है। बाजार मूल्य में से सहायकी को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक, सहायकी को हम घटा देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा ये दी जाती है, सरकार के द्वारा सहायकी दी जाती है, खर्च की जाती है। और भारत में राष्ट्रीय व्यय, भारत में राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेंगे तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब? 1867 से 1868 ईस्वी में। 1867-68 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। जब दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी तो उन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? तो उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया प्रति वार्षिक बताया था। कितना बताया था? 20 रुपये प्रति वार्षिक बताया था। उसके बाद फिंडले सिराज नाम का एक व्यक्ति आता है, वह प्रति व्यक्ति आय की गणना करता है। कब? 1911-12 में। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना 1911-12 में किसने किया था? तो फिंडले सिराज ने किया था। उसने जो राशि बताई थी वह 49 रुपये प्रतिवार्षिक बताई थी और दादा भाई नौरोजी ने कितना बताया था? 20 रुपया प्रतिवार्षिक बताया था एक व्यक्ति के लिए, प्रति व्यक्ति आय। वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना BKRB राव ने किया था। किसने किया था? BKRB राव ने किया था। कब? 1931 और 32 में। स्वतंत्रता के बाद भारत की राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। कब? भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस थे। और राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था 1849 में, उसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1851 में अपनी रिपोर्ट दी। इसने भारत की राष्ट्रीय आय कितनी बताई थी? 8,710 करोड़ रुपया बताई थी। कितनी बताई थी? 8,710 करोड़ रुपया
उस समय जब रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उस समय भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी, तो 8,710 करोड़ रुपया था। और प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी, 225 रुपया प्रति व्यक्ति। पर कैपिटल इनकम कितनी थी, 225 रुपया पर एनुअल थी। कितनी थी पर एनुअल थी, 225 रुपया। सोच लो हम कितने गरीब थे उस समय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जिम्मेदार संस्था कौन है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO करती है, CSO करती है। इसका नाम क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन कौन करती है? CSO करती है, जिसको केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के नाम से जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके जिम्मे है? तो CSO के जिम्मे है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2 मई 1951 को। कब की गई थी? 2 मई 1951 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। NSSO क्या है? NSO है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की स्थापना कब की गई? 1950 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान समय में CSO और NSSO को जोड़ के क्या नाम दे दिया गया? NSO नाम दे दिया गया। कब नाम दिया गया था? 23 मई 2019 को। यानी CSO को और NSSO को जोड़कर क्या नाम दिया गया है? NSO नाम दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। क्या नाम दिया गया? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय नाम दिया गया। कब? 23 मई 2019 को। कब नाम दिया गया था? 23 मई 2019 को नाम दिया गया था। किसको जोड़ के? CSO और NSSO जोड़ को NSO नाम दिया गया था, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। वर्तमान में इसके द्वारा क्या काम किया जाता है? NSO के द्वारा। तो वर्तमान में NSO के द्वारा नेशनल इनकम से संबंधित यानी राष्ट्रीय आय से संबंधित गणना का कार्य किया जाता है। नेशनल इनकम से संबंधित आय गणना से संबंधित कार्य किसका किया जाता है? तो NSO के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियां। राष्ट्रीय आय की गणना करने की कितनी विधि है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधि है। कौन कौन सी विधि है? 3 विधि है। एक है उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि। उत्पादन विधि को निर्गत विधि के नाम से ही जाना जाता है। उत्पादन विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो निर्गत विधि के नाम से जाना जाता है, जिसको प्रोडक्शन मेथड, और निर्गत विधि को आउटपुट मेथड कहा जाता है। मूल्यवर्धित विधि भी इसी के अंतर्गत आती है, जिसे वैल्यू एडिशन मेथड कहा जाता है। और एक होती है आय मेथड, यानी इनकम मेथड से भी, यानी आय विधि से, और एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि से भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना कितने विधि से की जाती है? तो 3 विधि से की जाती है। एक है उत्पादन विधि, जिसको निर्गत विधि भी कहा जाता है और मूल्यवर्धित विधि भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी है आय विधि और तीसरी है व्यय विधि। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन ये हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना जो वैज्ञानिक रूप से या जिसके आधार पर की जाती है, तो वह आय विधि और व्यय विधि के आधार पर की जाती है। तो अब जानेंगे कि उत्पादन विधि क्या कहलाती है। तो उत्पादन विधि वह विधि है जो एक वित्तीय वर्ष के, एक वित्तीय वर्ष का मतलब समझते हैं आप, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल जितने उत्पादन हुए हैं, ठीक है, उस प्रक्रिया में होने वाले मूल्यवर्धनों को जोड़कर, उन प्रक्रिया में होने वाले मूल्यवर्धनों को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यानी जब कोई एक वस्तु का एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन होता है और उसमें जो कुल मूल्यवर्धन, क्या मूल्यवर्धन बढ़ते जाएंगे, जैसे अब हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, उत्पादन हो रहा है पहले चरण में, ठीक है, तो हम कपास का उत्पादन करेंगे, कपास से लेके हम वस्त्र तक पहुँचेंगे। तो जब पहले चरण में हम कपास का उत्पादन करेंगे तो कपास के मूल्य में 20 रुपया लगा उत्पादन में, इसके मूल्य में वृद्धि हुई 20, ठीक है। फिर रुई का उत्पादन करेंगे तो फिर इसमें मूल्य वृद्धि कितना हो जाएगा, 20, तो कुल मूल्य हो जाएगा 40 रुपये, ठीक। धागा का उत्पादन करने में कितना मूल्य का वृद्धि हुआ, 30 रुपया, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 70 रुपया, ठीक है। अगर फिर धागा से वस्त्र बनेगा तो उसमें खर्चा कितना आएगा, 80 रुपया, तो कुल मूल्य कितने हो जाएंगे, 150 रुपया। तो यानी कि पहले चरण से लेके चौथे चरण तक, जब हम पहले चरण से चौथे चरण तक आते हैं तो मूल्य में वृद्धि होती जाएगी वस्तु में, ठीक है। तो कपास का उत्पादन, कपास से वस्त्र तक पहुँचने में, यानी कि एक वर्ष, वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो किसी वस्तु को उत्पादित करने में और उसमें मूल्य वृद्धि को जोड़कर जो उत्पादन प्राप्त होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करेंगे, ठीक है। तो यह GDP का फार्मूला हो जाएगा उत्पादन वृद्धि में, क्या, GB1 GB, यानी कि ये वृद्धि में दल है जो, ठीक है, A2 और A3 ये जोड़ते हुए हम आ जाएंगे और उससे हमें पूरा मूल्य वृद्धि निकल जाएगा, ठीक। आय विधि क्या कहलाती है? एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश के सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित कारक आय का कुल योग, अर्जित कारक आय का कुल योग, यानी कि आय विधि क्या हो जाएगी, तो आय विधि के द्वारा, यानी कि देश में जितनी जनसंख्या है और उन जनसंख्या के द्वारा जो इनकम प्राप्त किया जाता है, चाहे कोई भी, चाहे बैंक में जॉब कर रहा है, टीचर जॉब कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, उससे जो इनकम आ रहा है तो उसको जोड़कर जो आय प्राप्त होगी उसको आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय में गणना करेंगे। जैसे भूमि से क्या होगा, रेंट मिलेगा, तो रेंट से जो इनकम होगा उसको आर मानेंगे, ठीक है। पूंजी, ब्याज से जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको आई मानेंगे, ठीक है। श्रम, मजदूरी, वेज से जो इनकम मिलेगा, सैलरी जिसको बोलते हैं, वेज माने, W मानेंगे। और उद्यमी से जो प्रॉफिट उसको प्राप्त होता है उसको P मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो आय विधि द्वारा जो सूत्र निकाला जाता है, तो GDP क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा R
प्लस आई प्लस डब्ल्यू प्लस पी, ये आय विधि का सूत्र है। आय विधि के द्वारा कैसे प्राप्त किए जाते हैं, तो इनकम हो गया, आई हो गया, रूम रेंट हो गया, किराया हो गया, रेंट से, इंटरेस्ट से, इनकम से, और वेज से, मजदूरी से, और पी प्रॉफिट से। इनसे जो इनकम प्राप्त होगी वो आय विधि के द्वारा गणना की जाती है। व्यय विधि की बात करेंगे। व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, तो एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में होने वाले संपूर्ण व्यय का योग राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करता है। यानी व्यय विधि यानी कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान हमारे देश के घरेलू सीमा हमने पढ़ा था कि कौन कौन से क्षेत्र घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं। उस घरेलू सीमा में संपूर्ण व्यय जो किया गया है उसके योग से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। ठीक है। व्यय, अगर बंद अर्थव्यवस्था में व्यय जो होगा तो उसमें क्या क्या शामिल होगा, पूछ देगा कि बंद अर्थव्यवस्था में व्यय में क्या क्या शामिल होगा, तो उसमें उपभोक्ता क्या करेगा, उपभोग व्यय करेगा। तो उसको क्या से प्रदर्शित करेंगे, सी से, यानी कि जो उपभोक्ता ने कितना व्यय किया है। ठीक है। उत्पादक यानी निवेश व्यय कितना किया गया है, निवेश व्यय कितना किया गया उसको हम आई से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से, निवेश व्यय को, उत्पादक। ठीक है। और सरकार के द्वारा, सरकार उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय बराबर क्या कहलाता है, सरकारी व्यय होता है। ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, जी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक। सरकारी व्यय में क्या शामिल होगा, सरकारी व्यय में उपभोग व्यय शामिल होगा। सरकारी व्यय में उपभोग व्यय शामिल है और निवेश व्यय भी शामिल है, दोनों शामिल है। सरकारी व्यय में क्या क्या शामिल है, उपभोग व्यय शामिल है और निवेश व्यय शामिल है। ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा कि उपभोग व्यय को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, सी से, निवेश व्यय को किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से, उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय बराबर क्या हो जाएगा, सरकारी व्यय हो गया जाएगा। तो इस तरह से बंद अर्थव्यवस्था का फार्मूला क्या होगा, तो बंद अर्थव्यवस्था का फार्मूला हो जाएगा कि जीडीपी बराबर सी प्लस आई, सी प्लस आई प्लस जी। सी क्या है, यह उपभोक्ता व्यय है, आई क्या है, निवेश व्यय है, और जी क्या है, तो इसमें सरकार व्यय का शामिल होता है। सरकार व्यय मतलब जिसमें उपभोग व्यय भी शामिल है और निवेश व्यय भी शामिल है। ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था में सी भी है, आई भी है, जी भी है, और एक्स और एम इसमें से घटाएंगे, एक्स जोड़ेंगे और एम घटाएंगे। तो इसमें मतलब यहाँ समझते हैं खुली अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है। खुली अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता व्यय, ठीक है, निवेश व्यय और सरकारी व्यय। सरकारी व्यय बराबर क्या होता है, सरकारी व्यय बराबर होता है उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। सरकारी व्यय हो जाएगा उपभोग प्लस निवेश व्यय। फिर प्लस एक्स, एक्स का मान क्या होता है, एक्स जो होता है निर्यात व्यय। ठीक है। निर्यात व्यय यानी कि जो यहाँ पे निर्यात किया गया है, भारत से जो निर्यात किया जाता है, निर्यात व्यय किया जाता है, उसको भी जोड़ा जाता है इसमें। ठीक है। इसमें भी जोड़ा जाता है, किसमें, खुली अर्थव्यवस्था में इसको जोड़ा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था में इसको नहीं जोड़ा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब अपने देश में ही हम उस चीज़ को, इनकम को जोड़ेंगे। और खुली अर्थव्यवस्था मतलब हम बाहर जब जाएंगे तो निर्यात करेंगे, आयात करेंगे। तो जो हम निर्यात करते हैं उसको हम जोड़ते हैं। निर्यात जो करते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट मतलब हम उसको जोड़ते हैं। और इंपोर्ट को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। इंपोर्ट को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, जो हमारे यहाँ आता है। इंपोर्ट मतलब जो हमारे देश में आता है उसको हम घटाएंगे, और एक्सपोर्ट जो हम बाहर भेजते हैं उसको हम जोड़ेंगे। तो ये खुली अर्थव्यवस्था का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो खुली अर्थव्यवस्था का फार्मूला हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। हम यहाँ भी इनकम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, इनकम के बारे में। ठीक है। घरेलू आय, ठीक है, घरेलू आय, इनकम आय के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, घरेलू आय जो है, क्या कहती है घरेलू आय। अब हम देखेंगे यहाँ पे घरेलू आय के बारे में। ठीक है। क्या पढ़ेंगे, घरेलू आय। घरेलू आय क्या कहती है, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो घरेलू आय में कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीआई लिखते हैं, डोमेस्टिक इनकम। देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल अब क्या कहलाता है, घरेलू आय कहलाता है। ठीक है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय आय की गणना के साधन क्या क्या हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के साधन कौन कौन से, जीडीपी है, एनडीपी है, जीएनपी है और एनएनपी है। इस माध्यम से हम इसको निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है। जीडीपी क्या कहलाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाती है, सकल घरेलू उत्पाद। एनडीपी क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और एनएनपी क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसके फार्मूले को हम आगे पॉइंट में समझेंगे।